तो दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। कथा कहानी में आज कहानी पाठ। कहानी कोरोना काल पे ही है और जो इस समय परिस्थितियां रही हैं, इन्हीं परिस्थितियों को, हालात को इसमें अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। चूँकि ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे 2 पार्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो पहला पार्ट इस वीडियो में और सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में इसको प्रस्तुत करेंगे। कहानी का शीर्षक है कोरोना काल में ताली थाली से चटनी रोटी तक। ताली थाली से चटनी रोटी तक, ये कहानी का शीर्षक है मित्रों। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो भी देखिएगा, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी, सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो मित्रों शुरू करते हैं कहानी। गिल्लू भैया जब सिल्लू भैया के यहाँ पहुँचे तो वह चटनी के साथ रोटी खा रहे थे। सिल्लू भैया को ऐसा देखकर गिल्लू भैया चकरा गए। कुछ देर के लिए उनका दिमाग सुन्न सा हो गया। वह न सोच पाए न ही कुछ बोल पाए। खड़े खड़े सिर खुजाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सवालों के जंगल में भटक गए हों। उन्हें कोई राह ही न दिख रही हो, न मिल रही हो। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि नाश्ते की बेला में सिल्लू भैया चटनी रोटी क्यों खा रहे हैं। पूछते हुए भी डर रहे थे। एक डर तो यह था कि सिल्लू भैया बुरा न मान जाए और दूसरा डर यह था कि पता नहीं क्या बोल जाएं। खिंचाई भी कर सकते हैं और खिल्ली भी उड़ा सकते हैं। हालांकि वह खिंचाई तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन बुरा मान गए तो ठीक नहीं होगा। यारबाजी किसके साथ करेंगे। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद दोनों गहरे दोस्त हैं, सिल्लू भैया और गिल्लू भैया। क्या सोच रहे हो बे? सिल्लू भैया को बुत बने खड़े देख सिल्लू भैया ने कहा। गिल्लू भैया को बुत बने खड़े देख सिल्लू भैया ने कहा। कुछ नहीं भैया, गिल्लू भैया हकला कर बोले। कुछ नहीं तो बुत बने क्यों खड़े हो? वो आपको चटनी से रोटी खाते देखा तो गिल्लू भैया डर के मारे आगे का वाक्य नहीं बोल पाए और एक हाथ से अपना सिर खुजाते रहे। अभ्यास कर रहा हूँ बे, सिल्लू भैया ने बेहद गंभीरता से कहा। अभ्यास? गिल्लू भैया ने सवाल किया। हाँ बे, आने वाले दिनों में नून रोटी तो खानी ही पड़ेगी ना, सिल्लू भैया ने कहा। क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा? इतने बुरे दिन आ जाएंगे क्या इस कोरोना काल में? गिल्लू भैया ने सवाल किया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। आ जाएंगे नहीं बे, आ गए हैं, सिल्लू भैया ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। मुझे तो नहीं लगता, गिल्लू भैया ने धीमी आवाज़ में कहा। उन्हें आशंका थी कि सिल्लू भैया इस पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिल्लू भैया ने बेहद संयत स्वर में कहा। जाके पाँव न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। यह बात तो सुनी ही होगी ना आपने। सिल्लू भैया ने गिल्लू भैया की ओर देखते हुए कहा। हाँ सुना है भैया। इसका मतलब भी समझते ही होगे। गिल्लू भैया ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिल्लू भैया ने कहा। तुम्हारे जैसे ढीठ कुछ बोलेंगे भी नहीं। ये जो सड़क पर भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं, इनकी बेबसी, मजबूरी और लाचारी को तुमने महसूस किया, समझा?
तुम तो यही कहते हो ना कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पैदल नहीं चलना चाहिए, रेलवे ट्रैक पर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो ट्रेन कुचल ही देगी, ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह यात्रा नहीं करनी चाहिए, जो जहाँ है उसे वहीं रहना चाहिए। यह भी कहते हो कि यह सब एक मनोवृत्ति के शिकार हैं। लेकिन यह सब जानने की कोशिश की ही नहीं कि यह सब भूखे प्यासे पैदल क्यों चल रहे हैं, जबकि वह चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस जगह वह खुशहाल ज़िंदगी जीने का सपना लेकर आए थे वहाँ उनकी ज़िंदगी नरक हो गई है। काम नहीं मिलने के कारण उनके पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, जिस कमरे में वह 4 से लेकर 10 लोग तक गुजारा कर लेते थे उसका किराया नहीं दे सकते हैं। वह कोरोना से मरे या ना मरे, भूख से ज़रूर मर जाएंगे। जब भूख से ही मरना है तो सड़क पर मर जाएं या अपने घर जाकर, अपने गांव जाकर मरें, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन भैया, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, ट्रेन भी चलाई है, बसें भी चलाई हैं। सिल्लू भैया ने हिम्मत संजोते हुए कहा। ट्रेनें मीडिया में दिखाने के लिए हैं, बसें भी केवल दिखावा साबित हो रही हैं। यदि ट्रेनें चलती और बसें चलती तो लोग इस तरह पैदल नहीं चलते। रही बात पैकेज की, तो किस्तों में वित्त मंत्री महोदया ने 4-5 दिनों में जो भी ऐलान किया उससे इन मज़दूरों की जेब में तो छोड़िए, किसी की भी जेब में अठन्नी नहीं आई। जेब तक पहुंचने में समय लगता है ना भैया, गिल्लू ने अपना तर्क दिया। देख भाई, भूखे को तुरंत भोजन चाहिए, तुमको यदि राहत देनी है तो तत्काल दो, नहीं तो जब तक तुम्हारा पैसा इनकी जेब तक पहुंचेगा तब तक तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। यह सही कह रहे हैं कि इनकी मौत कोरोना से हो न हो, लेकिन भूख से ज़रूर हो जाएगी, और इनकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। इनके अलावा जो मिडिल क्लास अभी तक मौन है, उसकी भी शामत आने वाली है। लेकिन सरकार अनाज तो दे रही है ना भैया, गिल्लू ने कहा। शर्म आनी चाहिए गिल्लू तुमको ऐसा कहते हुए। सिल्लू भैया ने प्लेट उठाकर किचन की तरफ जाते हुए गुस्से में कहा, सरकार के झूठ पर विश्वास करते हो, फिर उसका प्रचार करते हो, तर्क के नाम पर कुतर्क करते हो। मैं तुम्हें देता हूँ 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चना, तुम इसमें जीवन जी कर दिखाओ पूरे परिवार सहित। कभी सोचा है कि गेहूँ को पीस कर आटा बनाया जाता है, चने को दल कर दाल बनाई जाती है। रोटी बनाने के लिए चूल्हा चौका बर्तन चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, और खाना बनाने के लिए 1 अदद रसोई की ज़रूरत पड़ती है। दाल बनाने के लिए भी नमक मसाला चाहिए होता है। यह सब कहाँ से आएगा? जो आदमी सड़क पर है उसे कौन और कहाँ देगा यह सब अनाज या दूसरी चीज़ें? ऐसी अव्यवहारिक व्यवस्था पर तुम्हारे जैसा गधा ही खुश हो सकता है। मैं तो इसका जिक्र करना भी पाप समझता हूँ। यह करोड़ों मेहनत कश लोगों की बेइज्जती है, इससे अश्लील मजाक और कोई हो नहीं सकता। सिल्लू भैया ने गुस्से में आकर
कमरे में चहलकदमी करते हुए कहा। गिल्लू भैया चुपचाप उन्हें चहलकदमी करते देखते रहे। सिल्लू भैया के गुस्से को देखते हुए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। यह भी कि उन्हें भी लगने लगा था कि सिल्लू भैया ने कहा तो सही ही है। बैठ जाओ भैया, गिल्लू ने सिल्लू से कहा। क्या बैठ जाएं गिल्लू, कहते हुए सिल्लू सोफे पर बैठ गए और बोले, तुम पूछ रहे थे ना कि चटनी रोटी क्यों खा रहा हूँ, तो सुनो अब इसकी नौबत आ गई है। क्या हुआ भैया, गिल्लू ने आश्चर्य से पूछा। बेटे बहू दोनों की नौकरी चली गई है। यही नहीं, बेटी और दामाद की भी नौकरी चली गई है। मेरी तो तुम्हें पता ही है, नौकरी है लेकिन वेतन नहीं है। सेवानिवृत्ति से पहले ऐसा दिन भी देखना होगा, कभी सोचा नहीं था। बेटे बहू को मार्च माह की आधी सैलरी मिली, अप्रैल की दी ही नहीं। आगे के लिए कंपनी ने मना कर दिया, कह दिया कि जब उनका काम नहीं चल रहा है तो वह वेतन कहाँ से दें। यही हाल बेटी दामाद का भी है। सोचो, यह लोग कार की किस्त यानी EMI कहाँ से देंगे, होम लोन की किस्त कहाँ से देंगे, क्रेडिट कार्ड की किस्त कहाँ से देंगे, पर्सनल लोन की किस्त कहाँ से देंगे। सिल्लू भैया ने गिल्लू से सवाल किया। सरकार ने राहत तो दी है भैया, गिल्लू ने धीमे स्वर में कहा। सरकार ने राहत नहीं दी है पगले, छूट दी है, वह भी केवल 3 से 6 माह के लिए। बैंक इसके भी ब्याज लेंगे, उसके बाद सभी किस्तें जमा करनी होगी, जिसका मतलब हुआ अधिक बोझ पड़ना। इसे राहत नहीं कहते हैं। अगर यह राहत है तो फिर आफत किसे कहते हैं, सिल्लू भैया ने पूछा। फिर सरकार क्या करे भैया, कंपनियों से वेतन दिलवाए, नौकरी से निकालने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करे। जब कंपनियों का काम नहीं चल रहा है तो वह वेतन कहाँ से दे, गिल्लू ने फिर सवाल किया। दरअसल वह जानना चाह रहे थे कि सिल्लू भैया इस पर क्या बात कहेंगे। सही बात है, ऐसे में सरकार को पैसा देना चाहिए, किस्तें माफ़ करनी चाहिए। सरकार इतना पैसा कहाँ से लाए भैया, गिल्लू ने मासूम सा सवाल किया। फिर सरकार किस बात की है, जब वह इतना भी नहीं कर सकती है तो आखिरकार कई देशों की सरकारों ने ऐसा किया है, वह पैसा कहाँ से ला रही हैं। फिर अब सरकार ने पैकेज देकर कंपनियों को राहत दी है कि नहीं दी है, ऐसा तुम ही कह रहे हो कि राहत दी है। यदि ऐसा वह दावा कर रही है तो इन कंपनियों से क्यों नहीं कहती कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन दें, नौकरी से ना निकालें। लेकिन यह तो बिजनेस खड़ा करने के लिए सरकार ने लोन दिया है कंपनियों को। यदि कंपनियां कर्ज लेके वेतन दे देंगी तो वो अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर पाएंगी, गिल्लू भैया ने अपना तर्क दिया। फिर सरकार इसे राहत पैकेज क्यों कह रही है। यदि यह राहत पैकेज है तो कंपनियां कर्मचारियों को क्यों निकाल रही हैं, वेतन क्यों नहीं दे रही हैं, वेतन क्यों काट रही हैं। इसका जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए। और यदि यह राहत पैकेज नहीं है तो सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए। मित्रों, इस पार्ट में कहानी को यहीं रोकते हैं। इसका शेष भाग अगले पार्ट में आपको सुनने को मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए इस कहानी को 2 पार्ट में बांधा है। तो मिलते हैं इस कहानी के शेष भाग को जानने के लिए वीडियो के अगले पार्ट में।